Good morning, guys. So, guys, we were at इंश्योरेंस क्लेम में हमने इनिशियली बात की ये था कि देर आर टू टाइप ऑफ पॉलिसीज दैट अ फॉर्म टेक्स। दो तरह का पॉलिसी लेती है फॉर्म, और वो दो तरह का पॉलिसी कौन सा होता है? एक लेती है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी एंड अदर वन इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक, पूरा कॉन्सेप्ट हमने लॉस ऑफ स्टॉक का डिस्कस कर लिया है। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की बात करते हैं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कैसे काम करती है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है क्या? इनमें दो तीन मेन टर्मोलॉजीज हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे, उससे आइडिया होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या है, एंड देन उसके बाद उसके कैलकुलेशन प्रोसीजर पे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फायर अकर हुआ। फायर अकर होने की वजह से हमारा बिजनेस इंटरप्ट हुआ। अब उस इंटरप्टेड बिजनेस में, यानी जितने पीरियड तक उस फायर का इम्पैक्ट रहेगा, गोडाउन में डैमेज हो गया है, वर्किंग प्लेस में डैमेज हो गया है, तो जब तक वो डैमेज हम रिकवर नहीं करते, हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी समहाउ इंटरप्टेड रहने वाली है। अब वो जो मेन बिजनेस एक्टिविटी इंटरप्टेड रहेगी, यानी उस पीरियड में हम एक्चुअली सेल नहीं कर पाएंगे जब तक वो रिकवर ना हो जाए। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर वो पर्टिकुलर लॉस, हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, जहां हमें उस इंडेमनिटी पीरियड में, उस इंटरप्टेड पीरियड के अंदर जितना भी लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है उसका क्लेम मिलता है। अब वो किन किन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, क्या सिचुएशन रहती है। तो सबसे पहले आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी रहेंगी। क्या? कितने अमाउंट की पॉलिसी ली जाए और कितने पीरियड की पॉलिसी ली जाए, क्योंकि यहाँ स्टॉक तो है नहीं, तो कितने अमाउंट के स्टॉक का पॉलिसी लोगे आप। यहाँ आपको डिसाइड करना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, तो उस सिचुएशन में आप कितने पीरियड में अपने बिजनेस को नॉर्मलाइज कर लेंगे। तो हम उस पीरियड को सिक्योर कर रहे हैं। से मैंने डिसाइड किया कि सर, इट विल टेक 4 मंथ्स टू, और इट विल टेक 5 मंथ्स टू रिकवर द सिचुएशन, टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन। हमें 5 महीने लगेगा। तो हम 5 महीने के लिए अपना बिजनेस, हमारा बिजनेस अफेक्टेड रहेगा, तो उस 5 मंथ के लिए मैं पॉलिसी लेना चाहता हूं। ये कहलाता है आपका पॉलिसी टर्म। कितने पीरियड के लिए, कितने मंथ के लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्लेम है, वो क्लेम डिपेंड करता है फर्स्ट फैक्ट कि आपने कितने पीरियड के लिए पॉलिसी लिया है। से मैंने 5 मंथ के लिए पॉलिसी लिया है, बट मुझे उस सिचुएशन से रिकवर होने में 6 मंथ लग गए। तो मुझे कितने पीरियड का क्लेम मिलेगा? 5 मंथ। यहां कोई प्रोपोर्शनेट क्लेम नहीं है। आपने 5 मंथ अज्यूम करके 5 मंथ का पॉलिसी ले लिया, आपका बिजनेस 6 मंथ में रिकवर हुआ, नॉर्मलाइज हुआ, स्टिल आपको 5 मंथ का क्लेम मिलेगा। यानी 5 मंथ के पीरियड में जितना आपने लॉस सफर किया है। सर, मेरा बिजनेस 4 मंथ में ही रिकवर हो गया, अब मैं 4 मंथ में ही अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ गया, तो हमें 4 मंथ का क्लेम मिलेगा। इन शॉर्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिकवरिंग द सिचुएशन और द पीरियड ऑफ द पॉलिसी जो भी कम है, उस कम पीरियड का आपको क्लेम मिलेगा। ये तो हो गया फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट, कितना कितना क्लेम मिलेगा। हम क्या बोल रहे हैं सर, जितना लॉस हुआ। लॉस कैसे डिसाइड होगा कि कितना लॉस हुआ? तो लॉस कैसे डिसाइड होगा कि कितना लॉस हुआ? तो सर, आप देखो कि उस पीरियड में आप कितनी सेल कर सकते थे। आपको ये चेक करना है कि जो भी आपका वो इंटरप्टेड पीरियड था, उस पीरियड में कितनी सेल हो सकती थी जो कि नहीं हो पाई, और उस सेल पे कितना
प्रॉफिट मिल सकता था जो कि नहीं मिल पाया, आपको उस बेसिस पे लॉस आइडेंटिफाई करना। अब आप तो कुछ भी बोल दो कि सर 4 महीने का इंटरप्टेड पीरियड रहा, 4 महीने का सेल चेक कर लो कि 4 महीने में कितनी सेल होती है। कहां से लाओगे डेटा? ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर से। सर प्रीवियस ईयर के सेल के बेसिस पे 4 मंथ की सेल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नहीं, रुको रुको, ऐसे कैसे? प्रीवियस ईयर की एवरेज सेल के बेसिस पे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सीजनल बिजनेस भी तो हो सकता है। तो एग्जैक्टली जो 4 मंथ आपके इंटरप्टेड रहे, जैसे इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं, एग्जैक्टली जो 4 मंथ का आपका इंडेमनिटी पीरियड था, एग्जैक्टली वही 4 मंथ प्रीवियस ईयर की सेल उठा लो, वही एग्जैक्टली डेट बाय डेट। यदि मेरा बिजनेस सफर किया 15 से लेके 15 तक, 4 महीने हो गए, यही 4 महीने पिछले साल जाइए और एग्जैक्टली डेट बाय डेट इन्हीं 4 मंथ पीरियड में आपकी प्रीवियस ईयर में कितनी सेल हुई थी, हम मान के चल रहे हैं कि वही सेल इन 4 मंथ में होनी चाहिए थी। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज और टोटल सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर, नहीं सर, क्योंकि इस पीरियड में हो सकता है आपकी सेल कम होती हो। तो हम एग्जैक्टली वो पीरियड उठाएंगे जो पीरियड आपका अफेक्टेड था, और डेट बाय डेट एग्जैक्टली वही पीरियड पिछले साल का चेक करेंगे और वहां की सेल उठा के ये मानेंगे कि आपकी इतनी सेल हो सकती थी। सर उसके बेसिस पे हम आपको क्लेम देंगे। देन स्टिल, रुको सर, एक और फैक्ट, ये तो जरूरी नहीं है ना कि पिछले साल उस पीरियड में जितनी सेल हुई उतनी ही सेल इस साल भी हो। हमारी सेल में तो सर इंक्रीज आ रहा है, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ हमारी सेल बढ़ रही है। मैं ये कैसे पता चलेगा कि आपकी सेल बढ़ रही है या घट रही है या उतनी ही रह रही है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर। बोले सर जो इंडेमनिटी पीरियड था हमारा, इंटरप्टेड पीरियड था, उससे जस्ट पहले के जो मंथ्स हैं, उन मंथ की सेल को पिछले साल के उसी पीरियड की सेल से कंपेयर करके देख लो सर। तब तो इंटरप्शन नहीं था। तो अप्रैल मई जून में पिछले साल जो सेल हुई, इस साल भी अप्रैल मई जून में आपके हिसाब से उतनी सेल होनी चाहिए। यदि वो इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अकॉर्डिंगली आप ट्रेंड को अप्लाई करोगे। तो क्या किया, पहले मैंने अपना इंडेमनिटी पीरियड पता किया, एग्जैक्टली उसी पीरियड की पिछले साल की सेल उठा ली, और फिर उसमें मैंने प्लस माइनस ट्रेंड कर दिया, ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग। तो हम एक पॉइंट पे पहुंच गए कि सर पिछले साल इसी पीरियड में हमारी 4 लाख की सेल हुई थी, और हर इस साल हमारा 20% का हाइक आ रहा है, तो 80,000 रुपीज हमारी सेल बढ़ के आनी चाहिए थी हमारी इस साल उस डिस्टर्बिंग पीरियड के अंदर 480 की सेल होनी चाहिए थी, और ये सेल ना हो पाई हमारी उस इंटरप्शन की वजह से। अब इस सेल पे जितना मेरा लॉस हुआ है, वो लॉस आप मेरे को कॉम्पनसेट कर दो। बोले फिर रुको, आप क्या उन 4 महीनों तक खाली बैठे थे? कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना? बोला हाँ सर, वो तो किया, हमने पास वाली दुकान किराए पे ले ली, थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी, हमने वो प्लेस रेंट पे लिया और वहां अपना बिजनेस समहाउ थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया। तो वहां पे भी तो सेल की होगी, हाँ थोड़ी बहुत तो हुई। तो भाई आपका लॉस ऑफ सेल ये नहीं हुआ है, इसमें से उस दूसरी प्लेस पे उन पीरियड में, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो सेल हुई है, उसका क्लेम कैसे देंगे हम आपको? उसका क्लेम नहीं देंगे। तो वहां जितनी सेल आप उस पीरियड में कर पाए, मान लो 1 लाख की सेल की है, वो हटा दो, बाकी जो बचा ये आपकी सेल लॉस हुई है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बिल्कुल लॉजिकल चल रहे हैं, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला की बात नहीं कर रहे।
उन 4 महीने में, 4 महीने का इंटरप्शन पीरियड है मान लो, तो उन 4 महीने में कितनी सेल हो सकती थी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर सेम पीरियड प्लस माइनस ट्रेंड, क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड तो नहीं है, माइनस उस पीरियड में एक्चुअली आपने कितनी सेल कर दी। ये क्लेम ले लीजिए आप। ये क्लेम नहीं सर, ये तो आपका सेल का लॉस हुआ ना, इस पे जितना प्रॉफिट आप कमा सकते थे जो आप नहीं कमा पाए वो प्रॉफिट ले लो। इतना सर जीपी, इस पे कितना परसेंट जीपी आपको मिलता है, वो जीपी आपको नहीं मिला वो ले लो। फिर रुको यहां, फिर रुक जाओ। वैसे नॉर्मली जीपी तो हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 जीपी रेट, बट यहां एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और है। क्या? मेरा ये प्रमाइसेस था जिसमें आग लगी थी और इसकी वजह से मैंने यहां एक शॉप लेके रेंट पे ये 1 लाख की सेल कर ली। अब प्रमाइसेस में आग लगी और इस प्रमाइसेस में काम नहीं हो रहा है, इसमें तो रिकवरी चल रही है। लेकिन यदि ये प्रमाइसेस भी आपका रेंट पे था तो क्या इसका रेंट जा रहा है? हाँ, इसका रेंट तो जा ही रहा होगा ना। इसका रेंट तो, अभी इस वाले की बात बाद में करेंगे, उसका रेंट तो जा ही रहा होगा ना। सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था, उसका मंथली फिक्स चार्जेस है वो, सर वो भी जा रहा है। व्हाट अबाउट दैट एक्सपेंसेस? एक तो सेल ना हो रही, एक सेल पे जीपी ना मिल रहा, प्लस उस प्रमाइसेस के कुछ फिक्स्ड चार्जेस हैं जो मुझे फिर भी पे करने हो रहे हैं। सर नुकसान दो तरह का हो रहा है, एक सिर्फ सेल का ही लॉस नहीं हो रहा है, मुझे वहां पे पुराने वाले प्रमाइसेस पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस का भी लॉस हो रहा है। तो मुझे आपसे सिर्फ नेट प्रॉफिट का क्लेम नहीं चाहिए, मुझे नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड चार्जेस जो मेरे अभी भी लग रहे हैं, मुझे इसका क्लेम चाहिए। मेरे को मेरे फिक्स चार्जेस का भी इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि वो भी मुझे पे करते रहना पड़ेगा। इवन आई एम नॉट वर्किंग देयर, इवन दैट प्रमाइसेस इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, बट आग लगने की वजह से मेरा वहां बिजनेस नहीं चल रहा और मुझे वो फिक्स्ड चार्जेस पे करने। तो मुझे उन फिक्स चार्जेस, जिसको हम यहां नाम देते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, मुझे उन स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंश्योरेंस लेना है सर। देन इंश्योरेंस कंपनी सेज ओके, आपको एनपी और फिक्स चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस दोनों का इंश्योरेंस दे देते हैं। और उन्होंने प्रीमियम बताया, और प्रीमियम सुनते ही हमारी आवाज धीरे हो गई। इतना प्रीमियम? हाँ, एक काम करो यार, ये जो फिक्स चार्जेस है ना, इन फिक्स चार्जेस में से पूरे इंश्योर्ड मत करो, कुछ 4 महीने के लिए ही चाहिए, सारे फिक्स चार्जेस का इंश्योरेंस नहीं चाहिए। एक काम करो, इसके 70% चार्जेस इंश्योर कर दो, 30% वो मैं देख लूंगा, मैं मीटर ही काट दूंगा, वहां का बिजली का बिल बचा लूंगा, पियोन को छुट्टी दे दूंगा 4 महीने की आधी सैलरी पे। तो आपने क्या ये पूरे स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस लिया? नहीं। तो क्लेम किसका मिलेगा? जितना स्टैंडिंग चार्जेस का आपने इंश्योरेंस लिया उसका क्लेम मिलेगा। तो हम यहां इसको बोल देते हैं कि फिर हमें क्लेम मिल रहा है एक तो एनपी का और दूसरा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट है। तो यहां से जीपी रेट निकलेगी, ये जीपी रेट कहलाएगी इस केस में। इसमें वो स्टॉक वाला जीपी नहीं आएगा, इसमें वो स्टॉक वाला जीपी नहीं आएगा जहां पे हम जीपी कैलकुलेट करते थे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल। यहां का जीपी रेट आएगा रिवर्स, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहां से रेट निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर सेल रेट निकालेंगे, और फिर उस रेट को
इस सेल पे अप्लाई करके, इस लॉस ऑफ सेल पे अप्लाई करके हम क्लेम लेंगे। एक बात डन। ओके सर, पता चल गया कितना लॉस हुआ है, कितना क्लेम मिलेगा। फिर एक प्रॉब्लम है, बोले सर ये जो दूसरी दुकान मैंने ली ना, मीनवाइल इसको लेने का भी तो मेरा खर्चा हो रहा है, यहां भी मैं रेंट दे रहा हूं, कुछ और खर्चे भी हो रहे हैं, उनका क्या? बोले सर हमने आग लगने का इंश्योरेंस किया था, हमने फायर का इंश्योरेंस किया था, दूसरी जगह जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका हमें कोई लेना देना नहीं। बोले अच्छा। बोले मैं पागल हूं जो ये दुकान लेके बिजनेस कर रहा हूं, मैं तो घर बैठूंगा, और घर बैठूंगा तो ये 1 लाख की सेल जो मेरी दूसरी दुकान लेने की वजह से हुई नहीं होगी, मुझे पूरा क्लेम मिलेगा। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं खर्चे जेब से डाल के? तो फिर इंश्योरेंस कंपनी, हाँ यार बात सही है, तुम हमारा लॉस बचा रहे हो, हमारा क्लेम बचा रहे हो। 4 लाख की लॉस सेल लॉस्ट हो सकती थी, तुम दूसरी जगह बिजनेस करके वो सेल का लॉस कम कर रहे हो, कुछ सेल करके, तो काम तो हमारे लिए ही कर रहे हो। चलो ठीक है, हम इसका भी आपको क्लेम देंगे। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जिसे हम बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, काम करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है, बोले हम इस एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग का भी चलो आपको क्लेम देंगे। नहीं, इन दैट ये तो देंगे हम आपको, जैसे वो ना फायर फाइटिंग चार्जेस स्टॉक के केस में, कि आग लगी तो खड़े हुए देखना नहीं है, बुझाने का कोशिश करना है, और कोशिश करने में जो खर्चा हुआ वो हम बियर करेंगे। तो सेम थिंग इज हियर, कि आपने उस पीरियड में भी सेल करने की कोशिश की, और करने की कोशिश करने में जो एडिशनल वर्किंग कॉस्ट लगी, वी विल बियर दैट। बट ऐसा मजाक मत कर देना कि आपने वो एडिशनल वर्किंग करके, एडिशनल खर्चा करके 1 लाख का सेल किया है, और 1 लाख की सेल पे मान लो 25% जीपी है, तो कितना क्लेम बचाया आपने? 25,000 का, खर्चा कर दिया 40,000 का। तो मत कर भाई, इससे बढ़िया घर ही बैठ जा, काम करके 40,000 का खर्चा करके तो 1 लाख की सेल कर रहा है, जिसपे 25,000 का जीपी कमा रहा है, जितना कमाया उससे ज्यादा तो खर्चा कर दिया। बोले इससे बढ़िया घर बैठ जा, हम तेरे को क्लेम दे देंगे पूरा। इसका मतलब क्लेम तो मिलेगा, हम इसको तो बियर करेंगे, लेकिन बियर कहां तक करेंगे? जितना आपने मेरे लिए बचाया उतना बियर हम करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। तो एक क्लॉज ये वाला भी आएगा, दैट इज नोन एज एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। फिर वापस वही लास्ट वाली चीज, क्या आपने इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे अमाउंट के लिए रखी थी? तो क्या लगेगा? एवरेज क्लॉज, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए था और आपने कितना इंश्योरेंस करवाया, अकॉर्डिंगली एवरेज क्लॉज लगेगा। तो ये सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप हमें इस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में देखने हैं। बहुत इजी पार्ट है, बहुत सिंपल पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप एक स्टेटमेंट आपको बनवा देता हूँ, उस स्टेटमेंट के पॉइंट्स को जस्ट फॉलो करते चलिए, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन से उठा के डालते चलिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे एक सेकेंड, मैं पेन लेके आता
ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पे कि कैसे हमारी पूरी कैलकुलेशंस होंगी। तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जीपी रेट कितना है। मैंने बताया जीपी रेट किस बेसिस पे, नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के बेसिस पे। तो जीपी रेट के लिए फॉर्मूला हमारा यहां रहेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। This will be your GP rate. Net profit plus insured standing charges divided by sales of the previous year. प्रीवियस ईयर की सेल के बेसिस पे और प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के बेसिस पे हमने जीपी रेट निकाला। प्लस अब सेम रेट ऑफ प्रॉफिट इस साल भी होगा ये जरूरी नहीं है, तो उसमें भी कोई ट्रेंड हो सकता है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। बहुत क्लियरली क्वेश्चन में होगा। तो यहां हम करेंगे प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेंड इन जीपी। कैसा एडजस्टमेंट, कैसा ट्रेंड, किस चीज की हम बात कर रहे हैं कि सर हो सकता है लास्ट ईयर से इस साल हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया हो, कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ गया हो, सेलिंग प्राइस हमने चेंज नहीं की, या हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी हो, कॉस्ट हमारी पुरानी ही थी, तो कहीं ना कहीं जीपी अफेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली हम यहां उसका एडजस्टमेंट डालेंगे। पहली कैलकुलेशन हो गई आपकी जीपी रेट की। कैलकुलेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब उस पीरियड में कितनी सेल हो सकती थी और आप कितनी कर पाए। तो जितनी सेल कम हुई है वो शॉर्ट सेल है। तो यहां पे आप सेल कौन सी लेकर आओगे, प्रीवियस ईयर के एग्जैक्टली उसी पीरियड की सेल लिखेंगे। सेल्स ऑफ द सेल्स ऑफ corresponding period, sales of corresponding period, sales of the corresponding period to the interrupted period in previous year। जो भी हमारा इंटरप्टेड पीरियड है उस इंटरप्टेड पीरियड में उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर में कितनी सेल हुई थी वो सेल आपको यहां लेके आनी है। अब फिर इसमें करेंगे प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेंड इन सेल्स। कितना आप सेल्स इंक्रीज या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, यदि हो तो उसका एडजस्टमेंट यहां करना है। इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो प्लस हो जाएगा और डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से आप लेस करोगे एक्चुअल सेल ऑफ इंटरप्टेड पीरियड। उस पे आप कैलकुलेट करोगे इस
एक्चुअल इंटरप्टेड पीरियड में या जो भी इंटरप्टेड पीरियड था उस पीरियड में एक्चुअली कितनी सेल हुई, जो उस पीरियड की आपकी एक्चुअल सेल है वो इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी शॉर्ट सेल्स। इट इज आर शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का मतलब इतनी सेल कम हुई, जो हो सकती थी उसमें इतनी सेल कम हुई। इट इज आर शॉर्ट सेल। और इस शॉर्ट सेल पे उस ऊपर वाली रेट से प्रॉफिट मिलता था जो नहीं मिला, जीपी ऑन शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट। ये हमारा फर्स्ट लॉस जिसके लिए हमें क्लेम मिलना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट लॉस जिसके लिए हमें क्लेम मिलना चाहिए। समझ में आया? ये पहला लॉस जिसके लिए हमें क्लेम मिलना चाहिए, जीपी ऑन शॉर्ट सेल। दूसरा, आप क्लेम किस पे चाहते हो? जो हमने एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग की। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्लेम निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब क्या है? आपको कितनी सेल का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, कितनी सेल हम कर सकते थे उसका इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, वो इंश्योरेबल अमाउंट है। इंश्योरेबल अमाउंट निकालेंगे कैसे? तो इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए हम लेंगे एडजस्टेड टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जिसे बोलते हैं, एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट। एडजस्टेड सेल्स या टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, ये कहलाता है आपका इंश्योरेबल अमाउंट। पर ये एडजस्टेड टर्नओवर क्या है? एडजस्टेड टर्नओवर किसे बोलते हैं? तो ये एडजस्टेड टर्नओवर होता है सेल्स ऑफ, एक सेकेंड, सेल्स ऑफ ऑन सेल्स ऑफ 12 months, sales of 12 months just preceding to the date of fire plus minus adjustment in trend। ये कहलाता है आपका एडजस्टेड टर्नओवर। अब ये क्या है इसको समझें। एक होता है एनुअल टर्नओवर और एक है आपका एडजस्टेड टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर और एडजस्टेड टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है
प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर की सेल, और एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब है आग लगने से पहले के 12 महीने की सेल। मान लो फायर अकॉर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 को आग लगी। एनुअल टर्नओवर किसे बोलेंगे? इससे पहले का फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। इससे पहले का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? वो है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। ये है प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर, तो आग लगने से पहले कौन सा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया था, उस अकाउंटिंग ईयर की सेल उठाएंगे, वो है एनुअल टर्नओवर, जो आपको जीपी रेट निकालने में यहां आएगी काम में। यहां जो हम सेल ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं? प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर की, आग लगने वाले ईयर से पहले वाले ईयर की सेल। लेकिन ये जो एडजस्टेड सेल है, ये कौन सी सेल है? ये इस डेट से जस्ट पहले के 12 महीने की सेल है। अब इस डेट से जस्ट पहले के 12 महीने कौन से हो गए? 1 अक्टूबर 21 से 30 सितंबर 22। ये 12 महीने, आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीने, यहां ये पीरियड की सेल चाहिए। ये पीरियड की सेल एडजस्टेड टर्नओवर में आती है। डिफरेंस समझ रहे हैं? एनुअल टर्नओवर का मतलब प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, और एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब आग लगने के जस्ट अटैच पहले के 12 महीने। आग यदि 15 अक्टूबर को लगी है, आग लगी है 15 अक्टूबर 2022 को, तो एडजस्टेड टर्नओवर किस पीरियड का लेना है? 15 अक्टूबर 2021 से लेके 14 अक्टूबर 22, इससे जस्ट पहले के 12 महीने। समझ रहे? ये है एडजस्टेड टर्नओवर। तो यहां हम एडजस्टेड टर्नओवर के बेसिस पे इंश्योरेबल अमाउंट निकालेंगे। इंश्योरेबल अमाउंट होता है एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, और एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब आग लगने के जस्ट पहले के 12 महीने की सेल प्लस माइनस ट्रेंड। यदि ट्रेंड है सेल्स में तो प्लस माइनस ट्रेंड तो लेना है। गॉट इट? स्टेप नंबर 4। अब यहां हमें चाहिए क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। या एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग या क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, मतलब उस इंटरप्टेड पीरियड में जो हमने एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की ड्यू टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी, या चलो काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो करते हैं, अलग से रेंट देके बिजनेस प्रीमाइसेस लिया, उसका क्लेम। तो उसका क्लेम मैंने बताया ना, इंश्योरेंस कंपनी आप पे क्लॉज लगा देती है, हम बियर करेंगे, लेकिन हम उतना ही बियर करेंगे जितना आपने उस एक्स्ट्रा कॉस्ट से हमें फायदा पहुंचाया, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पे आपके पास रहेगा 3 पॉइंट। ए, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल इन कॉस्ट या एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए हमारे, पहला पॉइंट। यानी उस पीरियड में आपने एक्चुअली कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किया, जिसे एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से मिलेगा,
एक्चुअल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड या एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। बी पॉइंट, इस एक्चुअल एक्सपेंसेस का एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट, एक्चुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेबल अमाउंट divided by insurable amount plus uninsured standing charges। यहां से निकलेगा आपका पॉइंट नंबर बी। By using this proportionate formula, actual expenses multiply by insurable amount divided by insurable amount plus uninsured standing charges। इससे आया हमारे पास पॉइंट नंबर बी। सी, फिर हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी क्या, कितना प्रॉफिट कमाया, सेल्स ड्यू टू एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। कि जो आपने एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग किया, जो एक्स्ट्रा प्रमाइसेस लिया, उसका जो रेंट दिया, उसकी वजह से कितनी सेल्स बनाई और उस सेल पे कितना जीपी आपने बना लिया, कितना हमारा लॉस बचा लिया। ए बी सी विच एवर इज लोअर, उसका हम आपको क्लेम दे देंगे। ये आपका हो गया क्लेम नंबर 2। क्लेम नंबर 1 जीपी ऑन शॉर्ट सेल, क्लेम नंबर 2 एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। दो क्लेम मिलेंगे आप, और इन दो क्लेम्स में से जैसे स्टॉक में से सॉल्वेज बचता है ना, वैसे यहां भी कुछ बचाया क्या आपने? क्या वो तो क्लेम ले लिया, बाकी बचाया आपने आपका पुराना प्रमाइसेस जिसके स्टैंडिंग चार्जेस थे, जिसका आपने इंश्योरेंस किया हुआ था, लेकिन आपने वो चार्जेस बचा लिए, वो चार्जेस होने ही नहीं दिए। इंश्योरेंस तो लिया था बट यू सेव्ड सच चार्जेस। तो यदि आपने चार्जेस सेव किए हैं तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा, बचा लिया ना, तो उसका क्लेम कैसे? सॉल्वेज। पॉइंट नंबर 5, टोटल अमाउंट ऑफ लॉस। टोटल लॉस कितना हुआ? इसमें पहला तो लॉस कौन सा है? लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, जो हम लाए थे कि पॉइंट नंबर 2 से। लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल ये लाए थे हम पॉइंट नंबर 2 से। एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग ये लाए थे हम पॉइंट नंबर 4 से। और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? परफेक्ट, वेरी गुड। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये हो गया आपका नेट लॉस। जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपने बचा लिए, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपने बचा लिए,
वो माइनस हो जाएंगे। इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड तो बचाने ही थे आपको, क्योंकि उनका तो आपने इंश्योरेंस लिया ही नहीं था। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का कितना पार्ट आपने सेव कर लिया, वो आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। ये आ गया टोटल लॉस। और फिर लास्ट में एवरेज क्लॉज तो लगेगा ही, जिसे फाइनली हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, एवरेज क्लॉज, इंश्योर्ड अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ पॉलिसी, इंश्योरेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नेट लॉस। इंश्योर्ड अमाउंट, इंश्योरेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नेट लॉस। दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम जो हमें यहां इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मिलेगा, प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के लिए मिलेगा। गॉट इट? क्लियर है? पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप जाना है, जो चीज है उसे अप्लाई करनी है, जो नहीं है उसे स्किप करना है और कैलकुलेशन करना है। ये है, इसके बाहर कहीं कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो दिस। आइए क्वेश्चन पे चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8। On account of fire on 15th June 2001, 21, date of fire। फैक्ट्स लिखते चलें, मालूम करके जो, तो डेट ऑफ फायर मिल गई। इन बिजनेस हाउस ऑफ अ कंपनी द वर्किंग रिमेन डिस्टर्ब्ड अप टू 15th ऑफ दिसंबर। कितने टाइम तक वर्किंग डिस्टर्ब रही? 15 दिसंबर तक वर्किंग डिस्टर्ब रही। As a result of which it was not possible to affect any sale. The company had taken out an insurance policy with an average clause against consequential loss for 1,40,000 पॉलिसी अमाउंट, और पीरियड कितना रखा है उन्होंने? 7 मंथ का। पॉलिसी लिए हमने 7 मंथ की, और हमारा इंटरप्टेड पीरियड कितने मंथ का है, चेक करके बताओ। हमारा इंटरप्टेड पीरियड कितने मंथ का है, चेक करके बताओ। 15 जून से 15 दिसंबर, 15 जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 3 सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 5 नवंबर से दिसंबर, 6। हमारा एक्चुअल इंटरप्टेड पीरियड है 6 महीने का। हमारा एक्चुअल इंटरप्टेड पीरियड है 6 महीने का। तो लिख लें, इंडेमनिटी पीरियड 15 जून, डेट एग्जैक्टली चाहिए, 21 से 15 दिसंबर 21। पहला फैक्ट, हमारा इंटरप्शन पीरियड, इंटरप्टेड पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड, पूरा क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, क्योंकि हमने 7 मंथ की पॉलिसी ली है और ये 6 मंथ ही है।
चले पहला पॉइंट आगे, पहले पूरा क्वेश्चन समझो. Been agreed upon an indemnity period, an increase of 25% was marked in the current year sales. ट्रेंड मिल गया. ट्रेंड दे रखा है सर सेल्स में. इंक्रीज ट्रेंड है कितना? 25% का इंक्रीज ट्रेंड है. 25% का इंक्रीजिंग ट्रेंड है. The company incurred an additional expenses of 12,000 to make sales possible. 12,000 रुपए का एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग हुआ है, ये भी मिल गया हमें. एंड कंपनी सेव 2,000 फ्रॉम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस से 2,000 का सेविंग किया है. सॉल्वेज सॉर्ट ऑफ. सारे फैक्ट्स क्लियर, यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई. अब क्या, अब वर्किंग पे चलने सीधा सीधा, कैलकुलेशन पे आ जाए. फर्स्ट कैलकुलेशन, स्टेप 1, जीपी रेट. जीपी रेट किससे आती है सर? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का सेल. हमारा प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? डेट चाहिएगी भाई, डेट चाहिएगी. देखो मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्स लिखवा, मैं बता रहा हूँ, सुनना सिर्फ. मुझे यहाँ क्या क्या डेट चाहिए. एक तो मुझे चाहिए 15 जून 2020 से 15 दिसंबर 2020, एग्जैक्टली सेम पीरियड पिछले साल का. दूसरा क्या चाहिए मुझे? दूसरा मुझे चाहिए प्रीवियस ईयर, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर क्या था? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21, ये प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर हो गया. और क्या चाहिए सर? एक चाहिए मुझे जस्ट इस डेट से पहले के 12 महीने. इस डेट से जस्ट पहले के 12 महीने हो गए 15 जून 2020 से लेके 14 जून 14 जून 2021. ये 3 पीरियड की सेल चाहिए मुझे, जो मेरी कैलकुलेशन में काम में आएगी. चलो ढूंढो. जीपी रेट के लिए एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एनपी एनपी एनपी, ये रहा एनपी और ये रहा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दोनों मिल गए. और पिछले फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर, टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर मिल गई मुझे 6 लाख. आ जाइए, हो गया हमारा काम. स्टेप नंबर 1, जीपी रेट 80,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख. 25%. 25% जीपी रेट आ गई. इज देयर एनी ट्रेंड इन जीपी रेट? जीपी रेट का ट्रेंड हो तो देख लो, क्वेश्चन तो यहीं तक है. नहीं, जीपी रेट का कोई भी ट्रेंड नहीं है. फाइन. स्टेप नंबर 2, जीपी ऑन शॉर्ट सेल निकालना है. जीपी ऑन शॉर्ट सेल. उसके लिए पहले लूंगा मैं सेल्स ऑफ कौन से वाले पीरियड की? 15 जून 20 से 15 दिसंबर 20, प्रीवियस ईयर का सेम कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ढूंढो. क्वेश्चन में मिलेगी, दे रखी है. 16 जून 20 से 15 जून 21 नहीं, ये रहा 15 जून 20 से, कहां है भाई? ये रहा 15 जून 20 से 15 दिसंबर 20. ये सेल है हमारी 240. क्या इसमें कोई ट्रेंड था? यस, 25% इंक्रीज इन ट्रेंड. इसका 25%. सेल्स बन गई हमारी 3 लाख. लेस
एक्चुअल सेल कौन से पीरियड की? 15 जून 21 से 15 दिसंबर 21, जिस पीरियड में आग से डिस्टर्ब रहे उस पीरियड की एक्चुअल सेल 70,000। 2,30,000 क्या आ गई हमारी शॉर्ट सेल्स। और जीपी ऑन शॉर्ट सेल 2,30,000 का 25%, 57,500। ये हमारा फर्स्ट अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट हो गया जो हमें मिलना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट अमाउंट ऑफ क्लेम जो कि हमें मिलना चाहिए। डन। पॉइंट नंबर 3 क्या निकालना है? इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट की तरफ चलें। इंश्योरेबल अमाउंट के लिए चाहिए हमें जस्ट पहले के 12 मंथ की सेल, जस्ट पहले के 12 मंथ की सेल। ये रहा टर्नओवर फ्रॉम, ये डेट लिखी हुई थी हमारे पास 5,60,000। सेल्स ऑफ 15th 16th या 15th जून, जो भी आपको डेट दे रखा है, 16th जून 21 से लेके 20 से 15th जून 21 तक 5,60,000। इसमें भी ट्रेंड लेंगे, एड 25% फॉर ट्रेंड। कितना ऐड करोगे? इसका 25%। 1,40,000। इसे बोलते हैं एडजस्टेड टर्नओवर। तो इंश्योरेबल अमाउंट हो गया आपका एडजस्टेड टर्नओवर पे जीपी। इंश्योरेबल अमाउंट 1,75,000। ये क्लॉज, ये कैलकुलेशन क्लियर है? यस सर। पिछले 12 महीने का सेल ले आए, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था, उसमें 25% का इंक्रीज ट्रेंड लगाया और फिर उसका जीपी निकाल लिया। पॉइंट नंबर 4, क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग के लिए क्लेम मिलेगा सर हमें, बिल्कुल मिलेगा। उसके लिए पॉइंट नंबर ए, एक्चुअल एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस हुए हमारे? द कंपनी इनकर्ड एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000। 12,000 का एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ। पॉइंट नंबर बी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। फॉर्मूला है एक्चुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट प्लस प्लस प्लस, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, ये देखो, इंश्योरेबल अमाउंट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ढूंढो, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस देखो इधर
टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर के कितने थे? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर के गिवन है 1,20,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट ईयर 1,00,000। और हमने कितने इंश्योर्ड करवा रखे हैं? 70 इंश्योर्ड करवा रखे हैं। तो अनइंश्योर्ड कितने बचे? 50,000। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस टोटल थे 120, इंश्योर्ड थे 70। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आ गए आपके 50,000। अप्लाई द फॉर्मूला, कैलकुलेट दिस अमाउंट। $175 divided by 225 multiply by 12,000। हो ही नहीं सकता बेटा, 12,000 से ज्यादा कैसे आएगा? प्रोपोर्शनेटली निकालोगे तो। ₹9,333। 9,333 ये आ गया आपका पॉइंट नंबर बी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। पॉइंट नंबर सी क्या लेना होता है? एक्चुअल सेल जो इन चार्जेस की वजह से उस इंटरप्टेड पीरियड में हुई, उसका जीपी। इंटरप्टेड पीरियड में कितनी सेल कर पाए हम? 70,000। 17,500 एंड लीस्ट ऑफ एबीसी। फाइनली क्लेम मिलेगा हमें 9,333 का। क्लेम नंबर 2। बोलो गाइस। यहां तक ओके है? यहां तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, अमाउंट ऑफ लॉस, फाइनल अमाउंट ऑफ लॉस। सबसे पहले तो जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स क्लेम का पहला 57,500 प्लस एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग 9,333। it comes 66,833 less saving in insured standing charges 2,000। तो नेट लॉस आ गया हमारा 64,833 रुपीस। 64,833 रुपीस का लॉस हुआ है हमारा। 64,833 रुपीस का लॉस हुआ है हमारा। ठीक है, ठीक है। इंश्योरेबल अमाउंट कितना था? 1,75,000। इंश्योरेबल अमाउंट था 1,75,000। और पॉलिसी कितने का लिया था हमने? कम का लिया था ना। तो क्या लगेगा? एवरेज क्लॉज लगाइए, एवरेज क्लॉज।
amount of claim that you will get. In net loss multiply by insured amount 1,40,000 policy amount divided by insurable amount. ₹51,866 is the final amount of claim जो कि हमें मिलने वाला है. समझे? क्या कॉम्प्लिकेशन है बताओ मुझे. क्या कर रहे हैं? डेट्स उस पर थोड़ा सा फोकस करना है. डेट वाइज सारी इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी सप्लाइड टू यू. उठाओ एज इट इज, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट में रखते चलो, अमाउंट निकालते चलो. एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग नहीं है तो एक स्टेप उड़ गया. जो है वो अप्लाई करते चलिए, क्लेम निकाल दीजिए. एवरेज क्लॉज नहीं है तो लास्ट स्टेप खत्म हो जाएगा. मतलब जो जो इंफॉर्मेशन है उनके स्टेप फॉलो करते हुए आप कैलकुलेट करें, आपका कैलकुलेशन कंप्लीट. और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट. ओके जी, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया. ये है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 53,188 64,500. कुछ गड़बड़ है इनका कैलकुलेशन में. उन्होंने यहाँ फॉर्मूला दूसरा वाला, हाँ ये मैं बता देता हूँ, यहाँ दो फॉर्मूले हैं. एक है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस. दो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं. इन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा. बाकी 9th 10th एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें पीरियोडिकली क्वार्टरली सेल दी है और इसमें हम इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढ के उठा के लाएंगे. वही मेन काम वही है. डेट्स ऑफ सेल्स लिख लो, कौन कौन से पीरियड की सेल्स चाहिए, और फिर वो पीरियड यहां से ढूंढ ढूंढ के लिखना है. विल फिनिश बाय टुमारो. नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे. ठीक है? ओके देन, बाय, थैंक यू.